हेलो बच्चों, मैं जयपाल वर्मा जेपी स्टडी फोरम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बच्चों सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 भारतीय संविधान की। तो बच्चों इस अध्याय को अपन शुरू करें। फुटबॉल के खेल से अपनी बात अपन शुरू करेंगे। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल को खेला भी होगा, है ना। जैसा कि नाम से ही अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं कि फुटबॉल मतलब फुट पाँव से जो खेल खेला जाता है ना, उसको फुटबॉल बोलते हैं ना। फुटबॉल का भी एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता, और अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को अगर छू जाती है तो इसे फाउल या फिर गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। मतलब फुटबॉल पाँव से खेले जाने वाला खेल है, और हाथों से अगर बाहों से अगर खेला जाए उसको तो इसको फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि जो और भी जो दूसरे खेल हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं बच्चों। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क का अपन को पता चलता है बच्चों। मतलब जो समाज होते हैं उनके भी अलग अलग नियम होते हैं, और उनका जो उन नियमों से उनका फ़र्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। मतलब और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। मतलब लिखित रूप में जो नियम होते हैं उन पर सहमति दर्ज की जाती है, उसे ही वो क्या हो गया, संविधान हो गया। अब समुदाय है, अपना समाज है, वो क्या होता है, छोटा होता है, तो वहाँ पर क्या है, जो नियम होते हैं उनको लिखने के लिखित में उनकी सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक वैसे ही समाज है, समाज से राज्य बन गया, और राज्य से देश बन गया, तो देश बड़ा हो गया, तो वहाँ पर क्या होती है, जो नियम होते हैं उनको लिखित रूप में उनकी सहमति की ज़रूरत होती है, और उस दस्तावेज में से जिस दस्तावेज में से जो नियम होते हैं उसे संविधान कहा जाता है। बच्चों आपने पिछली कक्षा के अंदर भी 6 और 7 कक्षा के अंदर भी आपने सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन किया है, उसमें भी अपन ने भारतीय संविधान की चर्चा की है। और इन किताबों को पढ़कर क्या आपने कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें इस संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की है कि भारतीय संविधान कैसे लिखा गया, अपन को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे लिखा गया, या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में बच्चों अपन इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और भारतीय जो संविधान की जो मुख्य बातें हैं उनको उनके ऊपर ध्यान देंगे। और ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर अपन विशेष जोर देंगे। किसी भी देश को संविधान की वो ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों ये आपके सामने ये जो चित्र है ये अपने संसद भवन का है, और इसमें भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र के अंदर अपने संविधान सभा का चित्र है, ये संसद भवन का। तो बच्चों 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। मतलब जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके बाद में सबसे पहले 1934 में उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की, और वो भी केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भी तेज हो गई। दूसरे विश्व युद्ध का मतलब 1939 से 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें यह संविधान बनाने की जो मांग है वो और भी ज़्यादा हो गई। और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। एक संविधान सभा का गठन किया गया, और पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र जिसमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों को भी दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से जब से संविधान सभा का गठन हुआ
नवंबर 1949 मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिलता। 150 साल मतलब 1947 से 150 साल तक जो अंग्रेज़ों का राज हुआ था 1800 ईस्वी से, है ना, वहाँ से 150 साल बाद में जो मौका मिला था, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के काम के बारे में अपन इसी अध्याय में और भी पढ़ेंगे। बच्चों, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, मतलब बहुत सारे देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। मतलब जो जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी तो अपन उम्मीद कर ही सकते हैं कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी कि जिनके पास मतलब जो लोकतंत्र के अलावा जो राजतंत्र है उनके पास भी संविधान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान होता है वो लोकतंत्र ही है, या फिर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनके पास ही संविधान होता है, ये जरूरी नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर बहुत सारे समुदाय होते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है और कुछ मुद्दों पे मतभेद भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो, मतभेद भी हो सकते हैं। तो संविधान है वो नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब एक देश के सभी जो नागरिक हैं वो उस देश को चलाने की एक पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। बच्चों, ये जो दो चित्र दिख रहे हैं ये नेपाल के हैं, और ये जो जनसंघर्ष हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि नेपाल में पहले क्या था, राजतंत्र था। तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता के द्वारा ये जो जनसंघर्ष किया जा रहा है, इसके दो चित्र आपके सामने हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। बच्चों, इस चित्र में अपन ने देखा कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। कई बार लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने संघर्ष किया। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना भी हुई थी वहाँ पे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम भी रही वहाँ पे। एक बार संघर्ष किया 1990 में, फिर 2002 तक 12 साल तक वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना रही। लेकिन अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। मतलब 1990 से पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। फिर 1990 से 2002 तक 12 साल तक नेपाल में क्या रहा, लोकतंत्र रहा। फिर 2002 से वापस राजतंत्र हो गया और फिर 2008 में ये लोकतंत्र स्थापित हुआ यहाँ पे। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य अभी आपको मैंने दिखाए थे आपको पहली वाली स्लाइड में।
तो बच्चों आपको मैंने ये जो नेपाल के बारे में जो बताया था इनका मतलब क्या है ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना थी। अभी आपको बताई थी मैंने। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत पड़ी क्यों? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिखित संविधान या संविधान के होने से कोई जो देश है वो लोकतंत्र नहीं हो जाता है, क्योंकि नेपाल के अंदर संविधान था उसके बावजूद वो क्या था, पहले राजतंत्र था। तो नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नई संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहेगी? राजा के पास। इसीलिए उसके संविधान को बदलने की मांग जोरों से चली और नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। तो बच्चों नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे बच्चों क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। तो बच्चों जैसा कि अपन बात कर रहे थे पहले फुटबॉल के खेल की, तो जिस तरह से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही क्या होता है, खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। राजनीतिक व्यवस्था तय करना होती है। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है और इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रपट कथा में देखा जा सकता है। तो बच्चों आगे का जो अपना अध्याय है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उनका लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद।